नमस्कार। यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 8 कट्टरपंथी उमर के संपर्क में थे। उमर की सभाओं में भीड़ जुटाते थे। धर्मांतरण की साजिश का आरोप भी इन पर है। एटीएस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश अब शुरू हुई है, जिसमें 8 में से 2 लोग शहर के मौलवी दावा सेंटर के संपर्क में थे, यानी 8 लोग संपर्क में थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कानपुर से, जहां पर बताया यह जा रहा है कि कट्टरपंथी 8 ऐसे कट्टरपंथी थे जो उमर के संपर्क में थे। उमर की सभाओं में भीड़ जुटाने का काम करते थे। साथ ही साथ धर्मांतरण की साजिश का आरोप भी इन पर है। एटीएस और क्राइम ब्रांच लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसमें से 8 में से तो 2 लोग शहर के मौलवी बताए जा रहे हैं। दावा सेंटर के संपर्क में ये 8 लोग थे। तो एटीएस जिस तरह से अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, एक एक कर नए खुलासे धर्मांतरण के मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। कानपुर से अब ये खबर है। इस पर और अधिक जानकारी के साथ श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या खबर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एटीएस लगातार मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि कानपुर से तमाम लोग जो हैं वो इस मामले में शामिल हैं और जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें लोगों को लेकर के जाया करते थे। यही बताया जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं और उनको जो इस्लाम कबूल कराना है, धर्म परिवर्तन कराना है, इनमें इनकी अहम भूमिका है। इसमें 1-2 लोग धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इसके अलावा तमाम सामाजिक लोग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक गैर मुस्लिम युवक जो कि मूक बधिर था, वो कुछ समय पहले शहर के बीच में स्थित एक विद्यालय में ऐसी क्लासेस भी चलाता था जो कि इस्लाम के बारे में शिक्षा दी जाती थी। जिसमें उस युवक के बारे में भी एटीएस पता लगाने का प्रयास कर रही है और ये जानकारी उसने स्थानीय पुलिस से भी साझा की है कि स्थानीय पुलिस भी उनका इस मामले में सहयोग करे और ये जो लोगों की लिस्ट जो नाम सामने आए हैं उनके साथ तहकीकात में सहयोग करें। बिल्कुल। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही एटीएस की जांच का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फतेहपुर से भी कुछ इसी तरह की खबर आई, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि चंगाई प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब हिंदू परिवारों को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसकी शिकायत जब पुलिस में की गई तो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पुलिस को कई और जानकारी मिली। आरोपी पंकज शिवहरे का कहना है कि जब से उसने ईसाई धर्म अपनाया तब से उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। इसी कहानी को गरीब लोगों के बीच जाकर बताता है और उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। मैं यहाँ छठा सोमवार है मेरा। अच्छा, छठा सोमवार है। आप लोग यहाँ पे लगभग कितने लोगों की सीमाओं पे इकट्ठा रहते हैं और क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? सिर्फ हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, देखिए मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, तो मैं अभी 8 महीने पहले मैं मरने के लिए सिर्फ जहर खाना, फांसी लगाना सब करता था। तो मैं जो है 8 महीने पहले जो है मैं प्रभु में मैं चंडीगढ़ गया, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी की चर्च में। जब वहाँ गया तो वहाँ से मैं जब आया लौट के तो पहले मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मरना नहीं चाहिए मुझे। सभी लोगों को धार्मिक ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वहाँ पर मुझे उसने भी एक बाइबिल और एक अन्य ईसाई धर्म की पुस्तक दी और जब मैंने कहा कि जब मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं क्यों अपनाऊंगा, इस पर उसने गाली गलौज करते हुए मेरे से गाली गलौज किया, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को प्राप्त हुई। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण केस पर कहा कि जो लोग भी किसी तरह का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। एक गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता हैं वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई।
तो हिट है योगी मॉडल और इस बात की तस्दीक तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ की है। श्रमिकों के घर का जो वापसी का जो प्लान था उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। 38 लाख मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया सरकार की तरफ से। करीब 11 लाख मजदूरों को घर भी दिया गया, काम भी दिया गया। पहले WHO नीति आयोग भी तारीफ कर चुका है योगी मॉडल की। बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सीएम योगी की तारीफ कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है सीएम योगी की। जिस तरह से कोरोना काल का पहला लॉकडाउन हुआ और उसमें जो घर वापसी हुई लोगों की, उसको किस तरह से रोजगार मुहैया कराया, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। तो योगी सरकार की तारीफ हो रही है, चौतरफा तारीफ हो रही है। 10 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया, अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ। श्रमिकों की घर वापसी का योगी मॉडल। सरकार ने रखा श्रमिकों की सुविधा का ध्यान। स्किल मैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने माना बड़ा काम। पिछले साल कोरोना काल के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर लौटे। उस दौरान हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी को सुविधाजनक बनाने की पूरी ताकत लगा दी। खुद सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों की सम्मानजनक घर वापसी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रमिकों की घर वापसी के लिए योगी मॉडल की जमकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी के लिए बेहतरीन कदम उठाए। कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए ये बातें कही। योगी सरकार ने घर वापसी करने वाले श्रमिकों को 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया। मजदूरों को मुफ्त राशन किट दी। मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए। श्रमिकों को रोजगार देने की हर संभव कोशिश की गई। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया गया। श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई। स्किल के मुताबिक रोजगार दिए गए। 12,000 बसों से मजदूरों को घर पहुंचाया गया। रेलवे के सहयोग से 590 श्रमिक रेल चलाई गई। पारदर्शिता के लिए पोर्टल बनाया गया। ये पोर्टल था www.rahat.up.nic.in, जिस पर श्रमिकों की घर वापसी से जुड़ी सभी जानकारी थी। कोर्ट ने कहा कि पोर्टल पर अपलोड डाटा के मुताबिक उस दौरान कुल 37,84,255 श्रमिकों की घर वापसी हुई थी। स्किल मैपिंग के बाद अब 10,44,710 श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिया जा चुका है। कुल मिलाकर कोरोना काल में योगी सरकार के शानदार कोविड मैनेजमेंट की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो योगी सरकार की तारीफ चौतरफा हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से सुशील और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले सुशील के पास ही चलेंगे। सुशील, हमने देखा WHO से लेकर बहुत जगह कोविड काल के पहले फेज में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, उसको लेकर काम योगी सरकार ने किया, उसकी तारीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, बिल्कुल नीलू, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल कोरोना काल की जो दूसरी लहर है और उस दूसरी लहर में प्रवासी जो मजदूर हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह उनकी योग्यता को देखकर उन्हें फिलहाल कहीं पर फिट करना है, इसको लेकर यूपी सरकार की बड़ी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने की है। क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को थी और जिस तरह बॉम्बे या तमाम ऐसे बड़े महानगर हैं जहां से प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका काफी सराही गई। इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी राहत.nic जो फिलहाल एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए गाइडलाइन के मुताबिक समय रहते तमाम जो फिलहाल प्रवासी मजदूर हैं उनके नामों के रिकॉर्ड को वहां पर प्लेस किया है। दूसरा कि उनकी एबिलिटी को देखकर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वयं खुद मुख्यमंत्री हैं जो
समय समय पर फिलहाल तमाम अधिकारियों से मीटिंग करके प्रवासी मजदूरों को राशन से लेकर उनके कार्य योजना तक की व्यवस्था को देखते रहे, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कल अपने फैसले में एक बड़ी सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार के द्वारा कदम सबसे पहले उठाया गया और किस सबसे तरह पहले सुप्रीम सुशील कोर्ट उठाया ने गया बताया। और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, ऐसे में चुनौती सबसे ज्यादा यही थी कि सबसे ज्यादा यूपी बिहार के ही प्रवासी मजदूर है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक चुनौती थी जब लॉकडाउन हुआ तो यही कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर कहीं के हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, और जब ये घर वापस लौटेंगे तो किस तरह से इनकी व्यवस्था होगी। ऐसे में योगी सरकार ने जो काम किया अब उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। WHO से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ कर रहा है और सभी से कह रहा है कि इसी तरह की स्थिति और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से योगी सरकार ने जो रोजगार मुहैया कराने की या लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई, तारीफ तो बिल्कुल बनता है। अनामिका, और देखिए अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 37,84,000 यानी कि लगभग 38 लाख प्रवासी श्रमिक वापसी कर चुके हैं। हालांकि जिस वक्त कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त ये भी चिंता थी कि ये जो भारी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं बसों के जरिए, ट्रकों के जरिए या अलग अलग साधनों से, वो अगर घर जाते हैं तो बाकी लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए बाकायदे उनके लिए अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। इसके बाद अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 10,44,000 यानी कि लगभग 11 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई। इसके बाद उन्हें अलग अलग रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें MSME विभाग ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जिन 38 लाख लोगों ने अपना काम काज छोड़ करके जो अलग अलग फैक्ट्रीज में या ऑफिसेज में काम करते थे, जब वो वापस लौटे तो उनके पास आजीविका का बड़ा संकट था, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने करीब 11 लाख प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं के जरिए, चाहे मनरेगा की बात करें, हम MSME की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, अलग अलग कंपनियों से अनुबंध करके सरकार ने उनको रोजगार दिया उनकी स्किल मैपिंग करने के बाद। बिल्कुल अनामिका, तो कहा जा सकता है कोविड काल में सिर्फ कोविड से निपटने की ही चुनौती नहीं थी, बल्कि जो प्रवासी लौटकर अपने प्रदेश में आ रहे थे उनके सामने रोजगार का संकट बहुत ज्यादा था, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास, और यही वजह है कि आज योगी सरकार की चौतरफा तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं। लखनऊ में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस कुर्सी की दौड़ में नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह भी शामिल हैं। इससे पहले यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुकुल गोयल, नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह का नाम सौंपा। इनमें से मुकुल गोयल की सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। खबर यह भी है कि देर शाम मुकुल गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। ऐसे में मुकुल गोयल के डीजीपी बनने को लेकर अटकलें तेज होती दिखाई दे रही हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद अब यह है कि अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कुछ नाम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन फाइनल मुहर जब तक नहीं लगती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन फिर भी प्रबल दावेदारी किसकी? जी नीलू, देखिए जो यूपीएससी की ओर से पैनल आया है, हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि वो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ही पैनल भेजा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नासिर कमाल हैं, दूसरे नंबर पर मुकुल गोयल और तीसरे नंबर पर डॉक्टर आरपी सिंह हैं। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक मुकुल गोयल इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मुकुल गोयल के पास अच्छा खासा फील्ड एक्सपीरियंस है। यहाँ पर कई जिलों में मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, सहारनपुर समेत कई जिलों के कप्तान रह चुके हैं। कई कानपुर, बरेली समेत डीआईजी रह चुके हैं उनकी रेंज में, और सेंट्रल में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इन पैनल में से मुकुल गोयल सबसे आगे चल रहे हैं। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक कल मुकुल गोयल ने देर शाम सीएम योगी से मुलाकात भी की है। अहम इसलिए हो जाता है इस वक्त यूपी का डीजीपी, चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव के वक्त किसको बनाया जाएगा डीजीपी, क्या यही सीनियरिटी लिस्ट और यूपीएससी ने जो पैनल भेजा है उसी फॉर्मूले के तहत जो प्रोसेस है उसी को फॉलो किया जाएगा, या कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अपनी अच्छी बात आपने बोली, चूंकि अभी चुनाव भी बिल्कुल सर पर है, ऐसे में नए डीजीपी का चुनाव बड़ी सोच समझ कर किया जाना है, इसलिए अभी थोड़ा मंथन चल रहा है। लेकिन आज शाम तक जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि नए डीजीपी का ऐलान हो जाएगा, इंतजार हमें भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
और इस वक्त खबर आ रही है सिलेंडर ब्लास्ट में 4 की मौत हुई है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में ये आग लगी। भीकम सिंह कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। दमकल की 9 गाड़ियां इस वक्त पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाया जा रहा है। 5 लोगों को आग से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 की मौत हो गई है। 1 का इलाज इस वक्त जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 4 लोग इसमें मारे गए हैं। फर्श बाजार दिल्ली का है, वहीं पर यह आग लगी है। भीकम सिंह कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। करीब 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लोगों को तो आग से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका, जिसमें से 1 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और गाजियाबाद में लोनी कांड में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान पर सरकार ने एनएसए लगा दिया। उम्मेद पहलवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लोनी इलाके में बुजुर्ग से मारपीट की गई और उम्मेद पहलवान ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। फेसबुक लाइव कर माहौल खराब करने का प्रयास किया था उम्मेद ने। और बिजनौर से खबर है, यहां के हल्दौर इलाके में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि ससुर विधवा बहू को जंजीरों से बांधकर पिटाई करता है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक व्यक्ति महिला के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको जमीन पर पटक रहा है। इस वीडियो में सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के पति की मौत 1.5 महीने पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद जमीन के बंटवारे को लेकर ससुर और बहू के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और आए दिन ससुर पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। साल हो गए किराए में रहते रहते, हमारे हिस्से में आइए पट गए हैं और उस जमीन के पीछे मुझे मार दिया दूसरा मेरा, और मुझे मार दिया 2 महीने से पापा को हुए ना, इसी जमीन के पीछे इसके पापा को मार दिया इन लोगों ने। 16 साल से 14 साल से ये अपना किराए पे रह रहे। अब ये घर बनाने चाह रहे थे, घर नहीं बनाने दिया। वो बेचारे इसी परेशानी में, ये टेंशन में भगवान को प्यार हो गए। अब ये चाह रहा है ये बच्चे भी यहाँ से चले जा, पूरी ज़मीन मैं रख लूँ, बेच दूँ, जुआ जाए। हरदेश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने विधवा बहू सरोज को मारा पीटा। पारिवारिक बंटवारा विवाद क्लेश है। इन्होंने अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट किया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हरदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग ले। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और देखिए टीम इंडिया का टी शर्ट। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।